अब तक। उसने फिर अवनी को देखकर कहा, दी आपको नहीं लगता आपको जीजू को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए? देखिए उस मेकअप की दुकान की नजरें कहाँ है। अवनी ने ध्यान दिया तो वो लड़की जो उन दोनों से बात कर रही थी, उसकी नजरें आहान के सीने पर अटकी थी। वो बार बार आहान और आदित्य को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। रीवा ने फिर ईशा से कहा, ईशू तुझे भी जरा अपने पति ध्यान देना चाहिए। देख रही है उस चुड़ैल की नजरें कहाँ तक जा रही है। और तो और जीजू भी देख कितना मुस्कराकर उससे बातें कर रहे हैं। ईशा गुस्से से टेबल से उठ जाती है और आदित्य की तरफ जाते हुए बोली, इस चुड़ैल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कब से मेरे पति को घूर रही है जैसे खा ही जाएगी। और आदित्य आज तो आप भी गए। अवनी भी अपनी चेयर से उठ गई और बोली, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं आज इनको। कहा था ज्यादा हीरो ना बने पर नहीं अपनी बॉडी दिखानी है ना इन्हें तो। अभी बताती हूँ। इतना बोल अवनी भी वहां से चली जाती है। उन दोनों को जाता देख रूही ने रीवा से कहा, लीवा माची मम्मा ओल्मा कहाँ गई? रीवा ने वहां से जा रहे वेटर के ट्रे में से एक ड्रिंक का ग्लास उठाकर बोली, बच्चा अब आप देखते जाओ, आज आपकी माँ और आपकी मम्मा आपके पापा और डैडी की हालत खराब करने वाली हैं। रीवा वो पूरा ड्रिंक खत्म कर लेती है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वो कोई नॉर्मल जूस नहीं बल्कि एक हार्ड वाइन है। अचानक ही उसका सिर भारी होने लगता है। अब आगे। ईशा और अवनी जाकर आदित्य और आहान के पास खड़ी हो जाती हैं और उन्हें घूर कर देखने लगती है। उस लड़की ने उन दोनों को देखा और हल्का सा मुस्करा देती है। ईशा ने हल्का सा मुस्कराकर आदित्य से कहा, आदित्य। आदित्य ईशा की गुड से भी मीठी बोली सुन उसे अजीब नजरों से देखने लगा। ईशा ने आगे कहा, आदित्य यह लड़की कौन है, क्या आप मुझे इससे मिलवाएंगे नहीं? ईशा भले बोल इतने प्यार से रही थी पर उसकी बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था, जो आदित्य समझ रहा था। आदित्य ने जल्दी से कहा, यह रितिका है, आहान भाई की बेस्ट फ्रेंड। उसकी बात सुन आहान हैरानी से उसे देखने लगा। उसने अपनी नजरें तिरछी करके अवनी को देखा जो अपनी दोनों हाथ सीने पर बांधे उसे ही घूर रही थीं। अवनी ने कहा, आहान यह आपकी फ्रेंड है, वो भी बेस्ट वाली, आपने बताया नहीं? अवनी का गुस्सा देखकर आहान ने जल्दी से कहा, बीवी यह मेरी दोस्त है, पर यह आदि की एक्स है। आदि ने बताया नहीं होगा शायद। उसे जो समझ आया उसने बोल दिया। अब तो ईशा का पारा और हाई हो गया, वो आदित्य को गुस्से में देख रही थी। आदित्य ने डर से अपना सलाइवा गटक लिया। उसने खुद से कहा, भाई तो बड़े चालू है, मुझे फंसा रहे हैं, अब मैं भी इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आदित्य ने ईशा से कहा, बीवी वो मेरी एक्स नहीं है, वो तो भाई की गर्लफ्रेंड है। सच बोल रहा हूँ। आदित्य ने अवनी की तरफ देखकर कहा, भाभी आपको नहीं पता, भाई और रितिका 2 साल तक रिलेशन में थे। फिर इनका ब्रेकअप हो गया था। अब तो आहान के दिल के धड़कने बढ़ गई थी। वो सहमी हुई नजरों से अवनी को देख रहा था, जिसका गुस्सा इस वक्त आसमान छू रहा था। उसे देख आहान ने अपना सिर ना में हिला दिया। अवनी कुछ बोलती तभी रितिका बोली, हाँ अवनी आदि सच बोल रहा है। मैं और आहान 2 साल तक रिलेशन में थे, पर फिर आहान से मेरा ब्रेकअप हो गया। उसने इतना बोला तो आदित्य ने राहत की सांस ली और फिर ईशा को देखकर बोला, देखा बीवी मैं सच बोल रहा था, यह भाई की एक्स है। अभी वो बोल ही रहा था तभी रितिका बोली, हाँ ईशा पर आहान से ब्रेकअप के बाद मैं थोड़ा टेंस रहने लगी तो आदि ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। फिर हमारी बहुत अच्छी वाली दोस्ती हो गई। फिर एक दिन आदि ने मुझे क्लब में प्रपोज किया था। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। आदित्य से भी मेरा रिलेशन 1 साल तक चला है। तुम्हें पता है हम तो कई बार रात को क्लब जाया करते थे। एक बार तो आदि मुझे किस करने वाला था पर फिर अचानक से यह बेहोश हो गया क्योंकि इसने उस दिन बहुत ड्रिंक की थी और हमारी किस भी नहीं हो पाई। मेरा बेड लक। रितिका ने अपनी बात बोल मुंह बना लिया, जैसे पता नहीं उससे क्या ही छीन गया हो। अब तो ईशा की सांसें गुस्से से उफान मार रही थी, वही हाल अवनी का भी था। आहान अवनी को देख बोला, बीवी। आहान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अवनी गुस्से में बोली,
मुझे कुछ नहीं सुनना और हाँ अब मैं अपने माँ पापा के साथ जा रही हूँ क्योंकि आपके साथ तो मैं रह नहीं सकती। और रूह भी मेरे साथ जाएगी। इतना बोल अवनी वहां से चली जाती है। आहान एक नज़र गुस्से में रितिका को देखता है, फिर अवनी के पीछे चले जाता है। आदित्य तो सहमी नज़रों से उसे देख रहा था। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। ईशा ने कहा, आपको कुछ बोलना है? आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ईशा ने गुस्से में कहा, पर मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको जो करना है करो, जिसे किस करना है करते रहो, लेकिन मुझसे बात भी मत करना। और मैं भी दी और रूह के साथ अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। अब कभी आऊंगी भी नहीं। आपको जिसके साथ रिलेशन में रहना है रहो, आई डोंट केयर। ईशा भी गुस्से में वहां से चली जाती है। आदित्य ने गुस्से में रितिका को देखा और बोला, यह क्या किया तुमने रितिका, तुम तो हमारी फ्रेंड हो ना, फिर यह सब क्या है? रितिका ने हंसते हुए कहा, यार आदि, कभी कभी हस्बैंड वाइफ के बीच छोटे छोटे झगड़े होनी चाहिए, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। अब वो तुमसे लड़ेगी, फिर तुम उसे मनाओगे, तुम्हारी वो खट्टी मीठी नोक झोंक, इससे तुम्हारा प्यार और गहरा होगा। अच्छा अब मैं चली, मेरा हस्बैंड वहां अकेले है और अब मुझे भूख लगी है। तुम खाना खाओगे या बीवी के हाथ से पिटाई? इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। दोनों की बातें चल ही रही थी, तभी वहां एक शख्स आ जाता है। उसकी उम्र भी यही कही आहान जितनी होगी। उसे देख आदित्य ने कहा, ऋत्विक भाई आप देखो, यह रितिका की बच्ची ने क्या कर दिया। यह ऋत्विक मल्होत्रा था, उम्र 30 साल, आहान का बचपन का दोस्त। और यह रितिका जिसकी उम्र यही कुछ 25 साल थे, यह ऋत्विक की वाइफ और आदित्य की दोस्त थी। वो आगे आया और अपना एक हाथ रितिका की कमर पर रख देता है और बोला, अब इसमें मैं क्या ही करूं? तेरी ही दोस्त है और तूने इसे मेरे गले डाल दिया। तू जानता है इसे कैसे हर वक्त मस्ती मजाक करती है? वैसे अभी क्या कर दिया इसने? आदित्य सारी बातें ऋत्विक को बता देता है। ऋत्विक ने रितिका को देखकर कहा, बेबी यह क्या किया तुमने यहाँ? मैं अपनी रिश्तेदारी बनाने की सोच रहा था, तुमने तो मेरी दोनों समधनों को नाराज कर दिया। रितिका ने हंसते हुए कहा, अरे इतना मजाक तो चलता है ना। वैसे रूह तो मुझे भी बहुत पसंद है अपने कार्तिक के लिए। वो जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी मैं अपने कार्तिक से कर दूंगी। आदित्य ने कहा, पहले मेरी हेल्प कीजिए, अगर मेरी बीवी आज गई ना, याद रखना भाई आपको छोड़ेंगे नहीं ऋत्विक भाई, क्योंकि भाभी भी जा रही है। रितिका ने कहा, अरे कुछ नहीं होगा, चलो मैं उन दोनों को सॉरी बोल देती हूँ। आदित्य उन दोनों के साथ जहां ईशा, अवनी और आहान गए थे वहां चले जाता है। ईशा एक साइड टेबल पर गुस्से में बैठी हुई थी और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। वही दूसरी टेबल पर अवनी बैठी थी और आहान उसे मना रहा था। आहान ने अवनी का हाथ पकड़कर कहा, बीवी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी फ्रेंड भी नहीं है, सच बोल रहा हूँ। आदि ने तुमसे झूठ बोला है। अवनी ने उसका हाथ झटक दिया और बोली, रहने दीजिए, मुझे किसी की बात नहीं सुननी और ना ही यहाँ रहना है। आपका जो मन करे करते रहिए। आहान कुछ बोलता उससे पहले ही वहां ईशा आ जाती है और बोली, हाँ जीजू दी सही बोल रही है, आप दोनों भाई एक जैसे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तभी वहां आदित्य, ऋत्विक और रितिका आ जाते हैं। रितिका को देख ईशा और अवनी दोनों ही गुस्से में वहां से उठकर जाने लगती हैं। ऋत्विक ने दोनों को रोकते हुए कहा, आप दोनों गलत समझ रही हैं, आहान और आदि ऐसे नहीं है। दोनों ने पलटकर ऋत्विक और रितिका को देखा। रितिका ने मासूम सा चेहरा बनाकर अपने दोनों कान पकड़ लिए और दोनों को देख बोली, सॉरी, वो मैंने बस मजाक किया था। यह दोनों मेरे एक्स नहीं है और ना ही कुछ। हाँ आदि मेरा फ्रेंड है, बट आहान नहीं, वो तो ऋत्विक के दोस्त हैं। अवनी और ईशा दोनों हैरानी से रितिका को देख रहे थे। ऋत्विक ने कहा, रितिका की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, इसकी आदत है हर किसी से मजाक करने की। आप दोनों के साथ भी इसने मजाक किया है, प्लीज आप दोनों बुरा मत मानना। आदित्य ने ईशा को देखकर कहा, अब बिलीव हुआ बीवी।
ईशा कुछ नहीं बोलती और अपना सिर झुका लेती है। वही आहान भी अवनी को देख रहा था। आहान ने आगे बढ़ ऋत्विक को गले लगा लिया और बोला, थैंक्स यार, वरना तेरी इस बिना दिमाग वाली बीवी ने तो हम दोनों भाइयों का डाइवोर्स करवा हो देना था। उसकी बात सुन सभी हंसने लगते हैं। वही रितिका आहान को घूर कर देखती है। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, ऐसे घूर कर में देखो, सच में हार्ट अटैक आते आते बचा है। आखिर ऐसे भी कोई करता है क्या? रितिका ने कहा, हाँ तो यह मेरा स्टाइल है। अच्छा रजत कहीं दिख नहीं रहा है, वो यहाँ नहीं है क्या? उसकी बात सुन बाकी सब की नजरें इधर उधर घूम रही थी। ईशा ने कहा, लगता है भाई घर चले गए। आहान ने ऋत्विक और रितिका को अवनी और ईशा से मिलवाते हुए कहा, यह ऋत्विक है मेरा बेस्ट फ्रेंड और यह रितिका इसकी वाइफ और आदि के बेस्ट फ्रेंड। उसने बेस्ट फ्रेंड पर जोर देते हुए कहा। तो आदित्य उसे घूर कर देखता है। रितिका ने दोनों को देख उनकी तारीफ करते हुए कहा, वैसे दोनों है बड़ी क्यूट। और गुस्से में तो और ज्यादा क्यूट लग रही थी। अच्छा अब तुम दोनों मुझसे गुस्सा मत होना। दोनों ही मुस्कराकर अपना सिर हाँ में हिला देती। अब सभी बातें कर रहे थे। आदित्य, आहान और ऋत्विक अपनी बातों में लगे थे, वही अवनी, ईशा और रितिका अपनी बातों में। अवनी ने रितिका से कहा, आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? रितिका ने कहा, मेरी शादी को तो 8 साल हो चुके हैं और अब तो मेरा एक बेटा भी है 7 साल का, कार्तिक। ईशा ने कहा, तो आप उसे नहीं लेकर आए हैं क्या? रितिका ने हंसते हुए कहा, नहीं आया तो है वो, पर पता नहीं कहाँ गायब है अभी तक। अवनी ने कहा, यही कहीं होगा शायद। वैसे रूह भी दिख नहीं रही है। ईशा ने कहा, अरे उसे तो हम रीवा के पास छोड़ आए थे, लेकिन अब तो यह रीवा भी कहीं दिख नहीं रही है। उसकी बात का जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, वो रजत के साथ घर जा चुकी है। मैंने उसे कॉल किया। उसकी बात सुन ईशा अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। सभी बातें कर ही रहे थे तभी वहां रूही रोते हुए आती है और आहान की गोद में चढ़ जाती है। रूही रो रही थी और साथ ही उसके बाल भी थोड़े बिगड़ गए थे। उसे इस तरह देख सब परेशान हो जाते हैं। आहान ने उसे अच्छे से गोद में बैठा लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, क्या हुआ बच्चे, आप रो क्यों रहे हो? रूही कुछ नहीं बोल रही थी, बस रो रही थी। तभी ईशा ने कहा, रूह बच्चा क्यों रो रही हो, मम्मा को बताओ, क्या हुआ आपको? रूही ने ईशा को देख रोते हुए कहा, मम्मा उस ब्लू आइस वाले बेड बॉय ने लू को धक्का दिया और उसके बाल भी खराब कर दिए। रूही की बात सुन आदित्य ने गुस्से में कहा, किसने किया यह बताओ मुझे। आदित्य को गुस्से में देख ईशा ने उसे समझाते हुए कहा, आदित्य कैसी बात कर रहे हैं, वो भी कोई छोटा बच्चा होगा। अब क्या आप उससे जाकर लड़ेंगे? आदित्य ने कहा, फिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस को हाथ लगाने की? तभी पीछे से एक छोटे बच्चे की आवाज आई, अंकल आपकी प्रिंसेस भी बहुत अच्छी नहीं है, उसने भी मुझे मारा है। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक 7-8 साल का छोटा सा बच्चा खड़ा था। छोटा सा चेहरा, गोरा रंग, काले बाल जो आगे से कुछ उसकी आंखों पर आ रही थी। ब्लू आंखें, पतले लिप्स, वो बहुत ही क्यूट था। उसने एक 3-पीस सूट पहना था जिसने वो बहुत ही क्यूट लग रहा था। उसकी ब्लू आइज उसे और चेहरे पर एटीट्यूड उसे और ज्यादा क्यूट बना रही थी। उसे देख रूही पूरी तरह से आहान के सीने से लग जाती है। उस बच्चे को देख रितिका और ऋत्विक के मुंह से निकला, कार्तिक। सभी ने उनकी बात सुनी तो उन दोनों को देखने लगे। आहान ने ऋत्विक को देखकर कहा, ऋत्विक यह तेरा बेटा है। ऋत्विक ने अफसोस में अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी कार्तिक ने कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं सब लोग मुझे? आज से पहले कोई कितना हैंडसम लड़का देखा नहीं क्या? उसकी बात सुन आदित्य और आहान की आंखें हैरानी से फैल गई। वही ईशा और अवनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य ने उसे देखकर कहा, ओए पिद्दी से हो और खुद को हैंडसम बोल रहे हो। छोटे बच्चे क्यूट होते हैं, हैंडसम नहीं। कार्तिक ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, आपसे तो ज्यादा हैंडसम हूं मैं। और पिद्दी किसे बोला आपने? आपकी यह प्रिंसेस है पिद्दी सी।
मैं नहीं, एक तो इसकी हेल्प की, ऊपर से इसने मुझे धक्का दिया और अब मुझे बेड बॉय बोल रही हैं। एक तो इसके चक्कर में मेरे कपड़े खराब हो गए। आहान ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखा और बोला, कुछ ज्यादा नहीं बोलते तुम। और क्या कहा तुमने? मेरी बेटी के चक्कर में तुम्हारे कपड़े खराब हो गए, तो फिर पड़े ही क्यों मेरी बेटी के चक्कर में? कार्तिक ने एटीट्यूड में कहा। कार्तिक महेश्वरी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। उसकी बात सुन अब तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आहान ने ऋत्विक को देखकर कहा, यार यह तेरा ही बेटा है या किसी और का बच्चा हॉस्पिटल से चुरा कर लाया है? ऋत्विक ने आहान की बात सुनकर कहा, नहीं यार, है तो मेरा ही बेटा, बस थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी वाला बच्चा है। ऋत्विक ने अपने बेटे को देखकर ऋतिका से कहा, पता नहीं किस पर गया है यह बच्चा, ना मेरी हरकतें और बातें ऐसी है और ना ही तुम्हारी, पता नहीं किसके बच्चे के साथ बदल गया है यह। ऋत्विक की बात सुन ऋतिका उसे घूर कर देखती है तो ऋत्विक चुप हो जाता है। ऋतिका ने अब कार्तिक को देखकर कहा, कार्तिक यह क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? और तुमने रूही से झगड़ा किया, यह गलत बात है ना? वो छोटी है तुमसे। कार्तिक ने कहा, छोटी है तो क्या इसकी ही बात मानेंगे आप सब? यह देखिए, इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए और आपको पता है मुझे गंदगी पसंद नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? एक तो इनकी बेटी की हेल्प की, इन्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए था, पर देखिए मुझसे ही लड़ रहे हैं। उसकी बात सुना आहान और आदित्य उसे घूर कर देखते हैं। ऋत्विक ने थोड़ा गुस्से में कार्तिक से कहा, कार्तिक कैसी बातें कर रहे हो? माँ ने कहा ना, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। फिर यह क्या तरीका हुआ? माफी मांगो अंकल से। कार्तिक अपने पापा की डांट सुनकर भी ऐसे ही सबको देख रहा था। वैसे नॉर्मली तो 7-8 साल के बच्चे अपने माँ पापा से डांट सुनकर रोने लगते हैं, पर कार्तिक वो तो अभी भी सबके सामने ऐसे ही खड़ा था। उसका एटीट्यूड अभी भी वैसे ही था। कार्तिक ने ऋत्विक को एक नज़र देखा, फिर आहान के गोद में रूही को घूरते हुए बोला, कार्तिक महेश्वरी किसी से माफी नहीं मांगता है। अब आहान और आदित्य के साथ साथ ऋत्विक भी कार्तिक को घूर रहा था। ईशा ने उन तीनों को देखा, फिर आदित्य को देख बोली, आदित्य वो बच्चा है, उसे क्या घूर रहे हैं? उसने फिर कार्तिक को देखकर कहा, बच्चा यहाँ आओ। कार्तिक ने उसे देखकर कहा, मिस ब्यूटी आप पहले अपने पति को बोलिए मुझे इस तरह देखना बंद करे। कब से देख रहा हूँ मुझे देख रहे हैं। मानता हूँ बहुत हैंडसम है, पर इतना भी क्या देखना। उसकी बात सुन ईशा और अवनी जोर जोर से हंसने लगती है। आदित्य ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, ओए पिद्दी से बच्चे, मेरी बीवी को मिस ब्यूटी क्यों बोल रहा है? वो मेरी बीवी है। कार्तिक उसकी बात सुन तिरछा मुस्करा दिया और ईशा के पास जाकर ईशा को थोड़ा झुकने बोलता है। ईशा भी उसकी बात सुन थोड़ा झुक जाती है। कार्तिक एक बार तिरछी नजरों से आदित्य को देखा, फिर ईशा के गाल पर किस कर देता है। अब तो सबकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वही रूही जो आहान के सीने से चिपकी हुई थी, वो आहान से दूर हो कार्तिक को देखने लगती है। ईशा भी आंखें बड़ी बड़ी कर कार्तिक को देख रही थी। कार्तिक तिरछा मुस्कराते हुए आदित्य से बोला, अब बोलिए, अब तो मैंने मिस ब्यूटी मतलब आपकी बीवी को किस कर लिया। आदित्य की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। वो घूर कर कार्तिक को देख रहा था। तभी अवनी ने मुस्करा कर कार्तिक के गाल हल्का सा पिंच किया और उसके गाल पर किस कर बोली, बहुत क्यूट हो तुम तो। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि अब आहान भी उसे घूर रहा था। कार्तिक ने भी मुस्कुराकर अवनी के दोनों गाल पर किस किया और बोला, आप भी बहुत क्यूट है मिस। आप तो मिस इंडिया से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। सभी उसकी तरफ देख रहे थे कि कैसे वो सिर्फ आहान और आदित्य को जलाने के लिए उनकी बीवियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था। ऋत्विक तो अपने सिर पर हाथ रख लेता है। ऋतिका भी उन सभी को ही देख रही थी। इतने में रूही आहान की गोद से नीचे उतर कर आई और कार्तिक को धक्का देते हुए बोली, तुम मेली माँ ओल मम्मा को कीच कैसे कर सकते हो? वो सिर्फ मेली मम्मा और माँ है। तुम दूर हटो ब्लू आइस वाले बेड बॉय। कार्तिक उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखता है
और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, ए पिंक लिप्स वाली एंग्री गर्ल, छोड़ो मुझे। अब दोनों बच्चे ही लड़ रहे थे। रूही ने कार्तिक के शर्ट के कॉलर को पकड़ा हुआ था, वही कार्तिक ने रूही के दोनों हाथ जो उसके कॉलर पर थे। उन दोनों को इस तरह लड़ते देख सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती। ऋत्विक कार्तिक को पीछे से पकड़ लेता है, वही आहान रूही को पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है। पर रूही अभी भी अपने हाथ पैर मार रही थी। उसने आहान की पकड़ से छूटते हुए कहा, पापा छोड़ो मुझे, मैं इस ब्लू आइस वाले बेड बॉय को बहुत मारूंगी। कार्तिक भी ऋत्विक की गोद में अपने हाथ पैर मार था और बोला, पापा छोड़ो मुझे, मैं बताता हूँ इस पिंक लिप्स वाली एंग्री गर्ल को। ऋत्विक ने कार्तिक को डांटते हुए कहा, बस कार्तिक, बहुत बिगड़ गए हो तुम आजकल। वो छोटी है, तुम तो बड़े हो ना, इस तरह की बच्चे वाली हरकत क्यों कर रहे हो फिर। ऋत्विक की बात सुन कार्तिक अब चुप होकर उसकी गोद में था। ऋत्विक ने उसे नीचे उतार दिया। आहान ने भी रूही को शांत करवाते हुए कहा, बच्चा ऐसे लड़ते नहीं हैं। वो बड़ा है ना, तुमसे ऐसे फाइट नहीं करते बड़ों से। अच्छे बच्चे की तरह उससे सॉरी बोलो चलो। रूही अपने हाथ पैर चलाने बंद कर देती है पर सॉरी नहीं बोलती। ईशा ने आहान से कहा, जीजू रूह को मुझे दे दीजिए, मैं उसे खाना खिलाकर सुला देती हूँ। अवनी ने कहा, हाँ आहान, आप रूह को हमें दीजिए, हम उसे ले जाते हैं। आहान ने रूही को नीचे उतारा और उसे ईशा और अवनी के साथ जाने के लिए बोलता है। अवनी ने कार्तिक को देखकर कहा, बच्चा आप भी चलिए, साथ में खाना खाते हैं। कार्तिक ने रितिका की तरफ देखा। रितिका आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, चलो। उसने फिर ईशा और अवनी को देखकर कहा, वो उसे मेरे हाथ से खाने की आदत है। वो दोनों उसकी बात सुन मुस्करा देती है। अब तीनों ही कार्तिक और रूही को लिए वहां से दूसरी तरफ चली जाती हैं। उसके जाते ही आदित्य ने कहा, अभी तो बोल रहा था मैं बड़ा हूँ और अब देखो खाना अपनी माँ के हाथ से खाना है। उसकी बात सुन आहान और ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। वो तीनों ही वहां से बार काउंटर तरफ चले जाते हैं। तीनों ही बार काउंटर पर जाते हैं और एक एक वाइन का ग्लास अपने हाथ लिए बातें करने लगते हैं। आहान ने ऋत्विक को देखकर कहा, यार तेरा बेटा सच में बड़ा डेंजर है। देखा अभी कैसे सिर्फ हमसे जितने के लिए हमारी वाइफ को किस कर रहा था। उसकी बात सुन ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य ने कहा, हाँ भाई वही तो देखिए, और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है कि पता नहीं क्या है। कार्तिक महेश्वरी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता। भाई यह सच में आपका ही बेटा है या कहीं से लेकर आए हैं। उसने अपनी बात बोलते हुए ऋत्विक की तरफ देखा। वही आदित्य की बात सुन ऋत्विक उसे घूर कर देखता है और बोला, मेरा ही बेटा है वो। और क्या हुआ, छोटा है अभी बोल रहा है, ऐसी बातें जरूरी थोड़ी बड़े होने पर भी ऐसा ही रहे। आहान ने कहा, हाँ और अगर ऐसा रहा ना तो हो गई तेरे बेटे की शादी, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में तो तेरा बेटा पड़ता ही नहीं है। उसकी बात सुन आदित्य और ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऋत्विक ने अपनी ड्रिंक खत्म करके कहा, सोचा तो था तेरी बेटी से इसकी शादी कराऊंगा, पर इन दोनों के आज के झगड़े देख तो अब यह उम्मीद ही खत्म हो गई। उसकी बात सुन आहान हल्का सा मुस्करा देता है और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, अब वो तो फ्यूचर में पता चलेगा कि इनकी जिंदगी इन्हें कहाँ लेकर जाएगी। वैसे तेरा बेटा है तो अच्छा, पर इतना गुस्सा और एटीट्यूड पता नहीं कहाँ से लेकर आया है। आहान ने यह बात सामने टेबल की तरफ देखते हुए कहा, जहां रितिका कार्तिक को खाना खिला रही थी और अवनी रूही को। रूही ईशा की गोद में बैठी हुई थी। साथ ही तीनों बात भी कर रही थी और कार्तिक रूही दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। ऋत्विक और आहान की नजरें भी वही थी। टेबल पर ईशा ने कार्तिक से कहा, वैसे क्यूटी तुमने रूह से झगड़ा क्यों किया। कार्तिक जो खाना खा रहा था उसने ईशा को देखकर कहा, मिस ब्यूटी मेरा नाम कार्तिक है। और हाँ, मैंने आपकी इस पिंक लिप्स वाली एंग्री गर्ल से फाइट नहीं की, इसने की है। उसकी बात सुन रूही जो उसे कब से घूर रही थी उसने कहा, ब्लू आइस वाले बेड बॉय, मैंने तुमसे फाइट नहीं की है। कार्तिक उसकी बात सुन हल्का सा मुस्करा देता है और बोला, हाँ तुम कहाँ से फाइट करोगी, तुम्हें तो अच्छे से बोलना भी नहीं आता। उसकी बात सुन रूही उसे और ज्यादा घूरने लगती है।
अवनी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो यही बता दो दोनों की आखिर हुआ क्या था तुम दोनों के बीच। कार्तिक ने अवनी को देखकर कहा, क्यूटी पाई मैं वहां से आ रहा था तभी पिंक लिप्स सामने से भागती हुई आई, मुझे भी इसने गिरा दिया और खुद भी गिर गई। फिर भी मैंने इसकी हेल्प की और इसे उठाया और उसके बाद मुझे धक्का दे दिया। अब आप बोलिए गलती किसकी है। ईशा ने उसकी बात सुनी और बोली, बच्चा पर हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। रूह ऐसी नहीं है कि वो किसी से सामने से फाइट करे। उसने फिर रूह को देखकर कहा, रूह बच्चा आपने कार्तिक को धक्का दिया था। रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, हाँ मैंने धक्का दिया था, पल मैंने जानबूझकर नहीं किया। जहाँ यह ब्लू आइस खड़ा था वहाँ एक कॉकरोच था, इसलिए मैंने इसे धक्का दिया। अगर मैं धक्का नहीं देती तो वो इसे काट लेता। रितिका उसकी बात सुन मुस्करा देती है, फिर कार्तिक से बोली, देखा वो सिर्फ हेल्प कर रही थी और तुमने इसके बाल खराब कर दिए। कार्तिक एक नज़र रूही को देखता है, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, लेकिन इसे मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं थी और मुझे किसी कॉकरोच से डर नहीं लगता, इसलिए मैं इसे कोई थैंक्स नहीं बोलूंगा और सॉरी मैं कभी बोलता नहीं हूँ। उसकी बात सुन रितिका अपना सिर ना में हिला देती है, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा कभी भी किसी को थैंक यू या सॉरी नहीं बोलता है। फिर आज कैसे यह पॉसिबल होगा। उसकी बात सुन अवनी और ईशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी ने कहा, कोई बात नहीं, दोनों ने एक दूसरे को हेल्प की पर अब कोई फाइट नहीं, दोनों फ्रेंडशिप तो कर सकते हो ना। अवनी की बात सुन रूही अपना मुंह फुलाते हुए बोली, नहीं माँ, मैं इस ब्लू आइस वाले बेड बॉय 6 फ्रेंडशिप नहीं कर सकती, क्योंकि इच्छा के वजह 6 मेला बटरफ्लाई वाला न्यू हेयर क्लिप खो गया। उसकी बात सुन कार्तिक की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ जाती है। कार्तिक ने रूही को देखते हुए कहा, तो मैं भी किसी लड़की से दोस्ती नहीं करता, जो तुमसे दोस्ती करूंगा पिंक लिप्स। उन दोनों की फाइट देख ईशा अवनी रितिका तीनों ही अपना सिर ना में हिला देती है। खाना पीना होने के बाद ऋत्विक की फैमिली भी सभी से मिल अपने घर के लिए निकल जाती है। बाकी सब भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। आखिर पूरा दिन काम जो था, सब थक गए थे। अगली सुबह रीवा के अपार्टमेंट में रीवा और रजत दोनों ही एक बेड पर एक दूसरे से चिपक कर लेटे हुए थे और दोनों के ही कपड़े बेड के नीचे चारों तरफ फैले हुए थे। देखकर ही पता चल रहा था कि कल रात दोनों के बीच क्या हुआ होगा। कुछ देर में धीरे धीरे रीवा की आंखें खुलने लगी। उसने आंखें खोली और सामने देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका सिर किसी के सीने पर था और उसने इस वक्त कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं। यह महसूस कर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो आंसू रजत के सीने पर गिर रहे थे। रजत को जब नींद में अपने सीने पर कुछ गिला गिला सा महसूस हुआ तो उसकी आंखें खुल गई। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ा रीवा के गाल पर रख दिया और बोला, तुम ठीक हो। रीवा ने जब रजत की आवाज सुनी तब उसने अपना चेहरा ऊपर कर रजत को देखा। एक पल के लिए उसके दिल को तसल्ली हुई कि वो किसी और के साथ नहीं है। कम से कम कोई और तो नहीं था जिसने उसके नशे में होने का फायदा उठाया। पर अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि रजत ने उसके साथ वो सोच भी नहीं सकती थी। रीवा खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए उठकर बैठने लगती है। तभी उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द का एहसास होता है, जिससे उसकी एक आह निकल जाती है। रजत उसकी दर्द भरी आवाज सुन जल्दी से उठ जाता है और रीवा की हेल्प करते हुए उसे बेड पर बैठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है कि रीवा उसका हाथ झटक देती है। रीवा ने गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे। रजत उसे देख रहा था, उसे पता है रीवा का गुस्सा होना जायज है। रीवा खुद को संभाल कर बेड पर बैठ जाती और रजत को देख गुस्से में बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों किया आपने ऐसा रजत? आप तो किसी और से प्यार करते हैं ना, फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? रीवा की आंखों लगातार आंसू बह रहे थे। रजत एक अपना हाथ आगे बढ़ाया और रीवा के गाल पर रखने को हुआ था, तभी रीवा ने उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, छूना मत मुझे।
आप समझते क्या है, कल रात मेरे नशे में होने का फायदा उठा लिया और अब अपना थोड़ा सा प्यार दिखाकर मुझे चुप करवा देंगे। क्या सोचकर आप मेरे करीब आए? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। फिर आज मेरे साथ यह सब क्यों? क्यों किया आपने ऐसा रजत? क्यों किया? रीवा बहुत ज्यादा रो रही थी। रजत से उसका रोना देखा नहीं गया। उसने रीवा को खींचकर अपने गले लगा लिया। रीवा उसकी बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी पर रजत ने अपनी पकड़ कसी हुई थी। रजत ने उसे अपने सीने से लगाए हुए ही कहा, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे मेरी बात एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। रीवा उसकी पकड़ से छूटते हुए बोली, क्या मौका दूं आपको? छोड़िए मुझसे और दूर रहिए। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप समझते क्या है, यहाँ मेरे साथ यह सब कर क्या आपने अपने प्यार को धोखा नहीं दिया? क्या उस लड़की के साथ आपने चिट नहीं किया? रजत ने उसे अपने गले से लगाए हुए ही कहा, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और ना ही किसी को चिट किया है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो। हाँ रीवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी बात सुन रीवा का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। वो शांत हो गई थी। रजत ने जब महसूस किया कि वो शांत है तो उसने उसे अच्छे से अपनी गोद में बैठा लिया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, सच बोल रहा हूँ, मेरा प्यार तुम हो। उस दिन मैं जिसकी बात कर रहा था वो भी तुम थी। मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है, ना माँ ना पापा और ना ही भाई बहन। पर जिस दिन तुम्हें पहली बार देखा तो लगा जैसे तुम मेरे लिए सब कुछ हो। उसके बाद जब हमने ईशा का किडनैप किया और साथ ही तुम्हारी बातें सुन मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी वो पागल वाली हरकतें बातें मेरे दिल को भा गई। उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। रजत ने अपना माथा रीवा के माथे से जोड़ लिया और बोला, फिर जिस दिन तुम ऑफिस जा रही थी और मैंने तुम्हें लिफ्ट दी और तुम्हें लेट करवाया वो भी मैंने जानबूझकर किया। उसके दो रीजन थे, एक तो तुम्हारा बॉस वो अच्छा आदमी भी नहीं था और दूसरा मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, इसलिए वहां से तुम्हारी जॉब छूटते ही मैंने आदित्य से इस बारे में बात की। पर तुम अपनी मेहनत पर जॉब चाहती थी इसलिए तुम्हारा इंटरव्यू लेना सब मैंने किया। पता है, एक हफ्ते तक तुम्हें देखा नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे जान निकल जाएगी। इसलिए अमेरिका से आते ही दूसरे दिन ऑफिस चले गया पर वहां जाकर पता चला कि तुम कुछ दिनों से छुट्टी पर हो। उसके बाद जब रहा नहीं गया तो उस फाइल का बहाना बनाकर तुम्हारे घर आ गया जिसका मुझे कोई काम नहीं था। उसकी इस बात पर रीवा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। रजत ने आगे कहा, फिर यहाँ तुमसे बहाने से बात करता रहा और उसके बाद साथ में लंच। और कल रात मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था पर पता नहीं किसने तुम्हें वो ड्रिंक पिला दी। उसके बाद मैं तुम्हें घर लेकर आया, सोचा आज नहीं तो कल तुम्हें बता दूंगा। मैं जाने ही वाला था कि तुम खुद मेरे पास आई और मुझे किस करने लगी। शायद बहुत ज्यादा हार्ड वाइन थी वो। तुम्हें गर्मी लग रही थी और इसी में तुम अपने कपड़े इतना बोल वो चुप हो जाता है। रजत ने रीवा का चेहरा अपने हाथ में भरा और उसकी आंखों में देखकर कहा, प्लीज मुझे गलत मत समझना, सच में मैं सिर्फ हेल्प कर रहा था पर पता नहीं क्यों खुद भी बहक गया। मैंने भी कल ड्रिंक की थी, शायद उस वजह से, और कुछ तुम्हारी करीबी देख। पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। रीवा भी अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। रीवा ने भरे गले से कहा, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? रजत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वही उसकी हाँ सुन रीवा अपने छोटे छोटे हाथों से मुक्के बना रजत के सीने पर मारने लगती हैं। रजत अब उसे हैरानी से देख रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। रजत ने उसके दोनों हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोला, यह क्या कर रही हो? माना गलती हो गई पर क्या इस तरह से मार मार कर मेरा भर्ता बनाना है क्या तुम्हें? रीवा ने सिसकते हुए कहा, जब प्यार करते थे तो पहले ही बता देते। पता है, जिस दिन आपने कहा था कि आप किसी और से प्यार करते हैं उस दिन मैं कितना रोई थी। पहली बार कोई अच्छा लगा था और आपने तो अपनी बातों से ही मेरा दिल तोड़ दिया। जाइए, अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। रीवा की बातें सुन रजत के चेहरे पर लंबी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने रीवा को और ज्यादा कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सच में तुम मुझसे प्यार करती हो?
रीवा उसे खुद से दूर कर अपनी नाराजगी जताते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। हटिए अब। रजत ने उसकी बात सुनकर भी उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसे लिए ही बेड पर लेट गया। उसने रीवा को बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए अब चाहे तुम जो कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाराज हो तुम और मैं तुम्हारी नाराजगी एक पल में गायब कर दूंगा। रजत ने आगे बढ़ अपने होंठ रीवा के होठों पर रख दिए और उसे बहुत सॉफ्टली किस करने लगा। रीवा का गुस्सा तो पहले ही गायब हो चुका था, वो भी धीरे धीरे रजत की किस में उसका साथ दे रही थी, जिससे रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ देर की किस के बाद रजत रीवा के होठों से थोड़ा दूर हुआ और उसके चेहरे को देख बड़े प्यार से बोला, आई लव यू। आई लव यू रीवा, और मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। रीवा उसकी बात सुन खुश हो जाती है। उसने रजत का चेहरा अपने हाथों में भरा और बड़े प्यार से बोली, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, पर प्लीज आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। रीवा की आंखों में हल्का सा पानी आ गया था। रजत ने बारी बारी से उसके दोनों पलकों को चूम लिया और उसके माथे पर एक किस कर बोला, कभी नहीं। रीवा ने रजत को देखकर कहा, आई लव यू रजत। अगले ही पल रीवा ने अपने होंठ रजत के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगी। रजत भी रीवा का साथ दे रहा था। धीरे धीरे दोनों ही मदहोश होने लगे और आगे बढ़ने लगे। रजत रीवा के गले और सीने पर किस कर रहा था, रीवा भी अपने हाथों से उसके बालों को सहला रही थी। रजत ने रीवा के सीने पर हल्का सा बाइट किया, जिससे रीवा को होश आता है कि वो दोनों क्या करने जा रहे थे। उसने तुरंत अपने यह रजत के कंधे पर रख दिए और उसे रोकते हुए बोली, रजत प्लीज अभी नहीं। पर रजत ने उसकी बात नहीं मानी और उसके दोनों हाथ को अपने कंधे से हटाकर बेड पर लगा दिया और उसके होठों पर किस करने लगा। रीवा कुछ देर रजत को रोकती है, फिर हार मान जाती है, क्योंकि रजत उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। दोनों के बीच कपड़ों का पर्दा तो पहले ही नहीं था और अब दोनों ही एक दूसरे के प्यार को महसूस करने लगे। करीब 2 घंटे बाद रजत रीवा को बाहों भरे लेटा था। रीवा ने भी अपना सिर उसके सीने पर रखा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। रजत रीवा के बालों को सहला रहा था। उसने धीरे से कहा, रीवा अब ठीक हो। रीवा ने एक पंच उसके सीने पर मार दिया, जिससे रजत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसने कहा, गुस्सा क्यों हो रही हो, कहा तो कंट्रोल नहीं कर पाया। प्लीज माफ कर दो। रीवा ने अपना सिर ऊपर किया और रजत को देखकर बोली, पता भी है कितना दर्द हो रहा है मुझे। उसकी आंखें हल्की नम थी। रजत ने उसके माथे पर किस किया और उसे लिए बेड से उठ जाता है। रीवा ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिए और इधर उधर देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। रजत ने कहा, चलो शॉवर ले लो, अच्छा फील होगा। रजत उसे लिए वॉशरूम में आ गया। उसने रीवा को बाथटब में बैठा दिया और खुद गर्म पानी का टैब ऑन कर चले जाता है। रीवा ने उसे इस तरह देखा तो शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। रजत ने टैब ऑन किया, जिससे बाथटब में गर्म पानी भरने लगता है। रजत रीवा के पास आता है और खुद भी बाथटब में बैठ रीवा को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है। वो अपने हाथों से हल्के हल्के रीवा के पेट पर मसाज दे रहा था। रीवा को भी अब अच्छा फील हो रहा था। उसका दर्द भी कम होने लग गया था। कुछ देर बाद दोनों ही शॉवर लेकर आए। रजत ने रीवा को अपनी बाहों में उठाया हुआ था। उसने रीवा को बेड पर बैठा दिया और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे कपड़े लेकर आता हूं। उसकी बात सुन रीवा जल्दी से उठी और बोली, नहीं मैं खुद से पहन लूंगी, तुम बाहर जाओ। रजत ने उसे देखकर कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं ला सकता तुम्हारे कपड़े। रीवा अपना सिर झुका लेती है और बोली, तुम समझ क्यों नहीं रहे, लड़कियों के पर्सनल कपड़े भी होते हैं, इसलिए तू जाओ। लास्ट की लाइन उसके जल्दी से कही। उसकी बात सुन रजत जोर जोर से हंसने लगा। रजत ने अपना एक हाथ रीवा के गाल पर रखा और बोला, अब हमारे बीच कुछ पर्सनल जैसा नहीं है, और वैसे भी शादी के बाद तो मैं ही तुम्हारे लिए तुम्हारे यह पर्सनल कपड़े खरीदूंगा, फिर मुझसे क्या शर्माना। उसने पर्सनल पर जोर देते हुए कहा। रीवा जल्दी से उसके सीने से लग जाती है।
रजत ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, ज्यादा हिलो मत वरना यह जो तुम्हारी टॉवल है ना जो मेरी कमर पर लिपटी है गिर जाएगी। वैसे भी काफी छोटी है, मैंने जैसे तैसे एडजस्ट किया है। रीवा उसके सीने पर एक पंच मार देती है। रजत उसके मारने से मुस्करा देता है और बोला, अभी बीवी बनी नहीं हो और अभी से मुझे पीट रही हो। शादी के बाद क्या होगा मेरा? रीवा कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ही उसके गले लगी रही। दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भरकर खड़े थे और दोनों के चेहरे पर ही मुस्कुराहट थी। रजत ने रीवा को खुद से दूर कर कहा, रुको यही कपड़े लेकर आता हूं और पर्सनल कपड़े भी। इतना बोल उसने अपनी आई ब्लिंक कर दी। रजत वहां से कबर्ड के पास चले गया और रीवा के लिए कपड़े निकालने लगा। रीवा भी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। रजत रीवा के पास आया और उसे वो कपड़े देकर अपने बेड के पास गिरे हुए कपड़े ही उठाकर वॉशरूम में चले जाता है। रीवा भी चेंज करने लगती है। रजत चेंज कर बाहर आता है और रीवा को देखकर बोला, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। रजत बाहर जाने लगा तो रीवा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रजत ने रीवा को देख इशारों में पूछा, क्या हुआ, रोक क्यों रही हो? रीवा आगे आते हुए बोली, तुम रहने दो, मैं बना दूंगी। रीवा वहां से किचन में चली जाती है। रजत भी उसके पीछे पीछे बाहर आया और रीवा जो फ्रिज से सब्जी निकाल रही थी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोला, बिल्कुल नहीं, मैं बना देता हूँ। वैसे भी तुम काफी थकी थकी हुई लग रही हो, तो तुम रहने दो। रीवा कुछ बोलने को हुई तो रजत ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। रीवा अब कुछ नहीं बोलती है। रजत ने उसे बाहर जाने के लिए कहा तो वो मना कर देती है, जिस पर रजत उसे वही किचन स्लैब पर बैठा खुद सब्जी काटने लगता है। रीवा उसे काम करते हुए देख रही थी। रीवा रजत को देखते हुए खुद से बोली, रजत कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मुझे तो सच में लग रहा है जैसे मैं कोई सपना, कहीं यह कोई सपना तो नहीं है। रजत ने जब उसे खुद को इस तरह देखते पाया तो उसके सामने जाकर चुटकी बजाता है। रीवा होश में आ जाती है। रजत अपने दोनों हाथ रीवा के दोनों तरफ टिकाकर खड़ा और हो गया और बोला, ऐसे क्या देख रही हो, नजर लगाना है क्या? वैसे तो मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूं, पर इस तरह मत देखो, कहीं नजर वजर लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी मम्मा कहती थी जब नजर लग जाती है तो तबीयत खराब हो जाती है। इतना बोल वो चुप हो जाता है। उसकी आंखें नम हो गई थी। रीवा ने अपने दोनों हाथ उसके गाल पर रख देती हैं और बोली, माँ की याद आ रही है। रजत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोला, जब 10 साल का था तब माँ पापा दोनों छोड़कर चले गए, तब से आदि के साथ रहा। ऐसा नहीं है कि अंकल आंटी मुझे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो मुझे आहान भाई और आदि जितना ही प्यार करते हैं, पर आज भी मुझे मेरी मम्मा पापा की बहुत याद आती है। रीवा भी उसकी बात सुन थोड़ा इमोशन हो जाती है। रजत रीवा को अपने गले लगा लेता है। रीवा भी अपनी बाहें उसकी कमर पर लपेट देती है। दोनों ही चुप थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था। रजत ने खुद को कंट्रोल किया और रीवा से अलग हो मुस्करा कर बोला, पर अब तो मेरी भी फैमिली होगी। वैसे तुम्हें पता है मैंने ना सोच रखा है अगर बच्चे करूंगा ना तो पूरे 10 बच्चे, ताकि घर में शांति तो बिल्कुल ना। रीवा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, और इतने बच्चे पैदा कौन करेगा? रजत ने उसके लिप्स पर एक लाइट किस कर बोला, अब मेहनत मैं करूंगा और उन्हें पैदा तुम करोगी, काम बराबर, फिर दोनों मिलकर उन्हें पाल भी लेंगे, उसने शरारत से मुस्कराकर कहा। रीवा ने उसे खुद से दूर किया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 बच्चे चाहिए। और नहीं, आखिर उन्हें देखेगा कौन? रजत ने कहा, अरे तुम पैदा तो करो, देखभाल की बाद में सोच लेंगे। इतना बोल उसने अपनी एक आई ब्लिंक कर दी। रीवा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने अपनी पलकें झुका ली। रजत अब दोबारा खाना बनाने लग गया। रीवा उसे ही देख रही थी। रजत ने फ्राइड राइस बनाया और एक प्लेट में निकाल रीवा को देते हुए बोला, टेस्ट करके बताओ कैसा है। रीवा ने थोड़ा सा राइस खाया और रजत को देख बोली, यह तो बहुत टेस्टी है।
मुझे लगा नहीं था आपको इतना अच्छा खाना बनाना भी आता होगा। रजत ने भी उस चम्मच से एक राइस खाते हुए बोला, हाँ तुमने पहले भी खाया है मेरे हाथ का बना खाना, पर उस टाइम तुम बीमार थी याद है, जब तुम्हें फीवर हुआ था। तब मैंने तुम्हें अपने हाथ से बनाया हुआ सूप पिलाया था। लेकिन तब तुम्हें होश नहीं था, इसलिए शायद तुम्हें याद भी नहीं। पर कोई ना, अब तो खा लिया ना। रीवा ने राइस खाते हुए कहा, हाँ चलो अच्छा है। कम से कम मुझे शादी के बाद खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। तुम खाना बना लेना। रजत उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर बोला, ज्यादा नहीं हो गया। अब क्या मैं काम करूंगा? रीवा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रजत ने उसकी नाक हल्के से खींचा, फिर दोनों ही किचन से बाहर आते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। मित्तल मेंशन। अवनी, ईशा दादी और आभाजी चारों ही हॉल में बैठे बातें कर रही थी। तभी ईशा के फोन पर रूही के स्कूल से कॉल आई। बात सुन ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उसे इस तरह देख अवनी ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ ईशू, तू परेशान लग रही है? किसकी कॉल थी? ईशा ने अवनी को देखकर कहा, दीरू के स्कूल से कॉल थी। उसकी प्रिंसिपल ने बुलाया है हमें। उसकी बातों में चिंता साफ झलक रही थी। अवनी ने कहा, तो चल फिर। वैसे हुआ क्या है, कहीं रूह को चोट तो नहीं आई ना? ईशा ने अपना सिर ना में हिला दिया। आभाजी ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों जाओ और देखो क्या हुआ है। अवनी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। दोनों ही घर से निकल ड्राइवर के साथ स्कूल के लिए निकल जाती हैं। दोनों रास्ते में ही थे, तभी अवनी को आहान की कॉल आती है। अवनी ने कॉल पिक किया तो सामने से आहान की आवाज आई, अवनी हम रूह के स्कूल जा रहे हैं। उसे अपने साथ लेकर ही आ जाएंगे। अवनी ने कहा, हाँ हम भी स्कूल ही जा रहे हैं, क्योंकि उसके स्कूल से प्रिंसिपल की कॉल आई थी। आपको भी बुलाया है क्या? आहान ने कहा, हाँ इसलिए मैं और आदि जा रहे हैं। अवनी ने कहा, ठीक है हम भी पहुंचने ही वाले हैं। कुछ ही देर में चारों स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में चारों प्रिंसिपल के ऑफिस में थे। सामने ही रूही और कार्तिक भी खड़े थे। कार्तिक और रूही दोनों को ही देखकर लग रहा था कि दोनों ने फाइट की है। दोनों के ही कपड़े गंदे हो गए थे। दोनों के बाल भी बिखरे हुए थे। प्रिंसिपल ने चारों को बैठने के लिए कहा। तभी एक बार फिर से केबिन का डोर खुला और ऋत्विक और ऋतिका अंदर आए। रूही और कार्तिक को देख उनकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। प्रिंसिपल ने उन सभी को देखकर कहा, देखिए मिस्टर मित्तल एंड मिस्टर महेश्वरी, अब आपको अपने बच्चे की हालत देखकर ही पता चल गया होगा कि क्या हुआ है। दोनों ने ही लंच टाइम में ग्राउंड में फाइट की है। उसने ऋत्विक को देखकर कहा, मिस्टर महेश्वरी आपके बेटे के तो पहले ही 3 स्कूल बदल चुके हैं, यहाँ भी उसने किसी के साथ झगड़ा किया है। वो भी कोई पहली बार नहीं, आप यहाँ आ रहे हैं, आज 4 टाइम यहाँ आ रहे आप। और आज तो इसने एक छोटी बच्ची के साथ झगड़ा किया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपने बेटे को समझाइए वरना हम एक्शन लेंगे। आप ही बोलिए अब हम क्या करें? बच्ची के पेरेंट्स भी यही है। अगर यह मान जाते हैं तो ठीक है, वरना हमें आपके बेटे को यहाँ से भी निकालना होगा। ऋत्विक ने आहान और आदित्य की तरफ देखा जैसे बोल रहा हो, भाई क्या करूं मैं? प्लीज कोई कंप्लेंट मत कर। उसके फेस को देख अवनी और ईशा को हंसी आ जाती है। आहान ने प्रिंसिपल से कहा, प्लीज आप कोई एक्शन ना ले, हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी। और रूही के गलती के लिए भी सॉरी। तभी रूही ने कहा, पापा मेरी गलती नहीं थी। साली गलती इस ब्लू आइस वाले बेड बॉय की थी, इसने मेरा लंच गिला दिया था। फिर आप क्यों छोली बोल रहे हैं? उसकी बात सुन आहान कुछ बोलता, तभी प्रिंसिपल ने कहा, यस मिस्टर, हमें आपको यह भी बताना है कि रूही ने भी कार्तिक को मारा, उसने उसके बाल खींचे। यह फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं रूही को कुछ नहीं कहूंगी, पर आगे से रूही की कोई गलती होगी तो पनिशमेंट उसे भी मिलेगी। आदित्य ने कहा, ठीक है हम ध्यान देंगे कि आगे से रूही से कोई गलती ना हो। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है अब आप दोनों अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, क्योंकि इस हालत में तो दोनों ही अपनी क्लास में नहीं जा सकते। ऋत्विक, आदित्य और आहान अपना सिर हाँ में हिला देते हैं।
सभी रूही और कार्तिक को लेकर बाहर आ जाते हैं। पार्किंग में आते ही ऋत्विक ने कार्तिक को डांटते हुए कहा, कार्तिक कितनी बार कहा है स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या जरूरत है फाइट करने की। और अब मैं तुम्हें सीधा बोर्डिंग स्कूल भेजूंगा क्योंकि तुम बहुत बिगड़ गए हो। कार्तिक अभी भी अपने दोनों हाथ बांधे ऋत्विक की बात सुन रहा था। रितिका ने ऋत्विक को देखकर कहा, क्या कर रहे हो, वो तो छोटा है, तुम भी उसके जैसी हरकतें कर रहे हो। माना गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, पर क्या इसके लिए उसे खुद दूर कर देंगे आप। ऋत्विक ने एक नज़र कार्तिक को देखा, फिर रितिका को देखकर बोला, सिर्फ इस बार बात मान रहा हूं, आगे से इसकी गलती मिली ना तो सच इसे बोर्डिंग स्कूल ही भेजूंगा। कार्तिक ने कार के बैक सीट का डोर ओपन करते हुए कहा, जहां भेजना है भेज दीजिए, लेकिन आप जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपकी कंप्लेंट दादी और दादू से करूंगा और यह भी बोल दूंगा कि आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले हैं। इतना बोल उसने डोर बंद कर लिया। उसकी हरकत पर सब उसे हैरानी से देख रहे थे। कुछ दूरी पर खड़े आहान, आदित्य, ईशा और अवनी भी इस नज़ारे को देख रहे थे। सभी लोग ऋत्विक के पास आते हैं। आहान ने ऋत्विक से कहा, छोड़ना, छोटा बच्चा है, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। हम भी तो बचपन में मस्ती करते थे, मारपीट करते थे, उसने किया तो क्या हुआ। ऋत्विक ने उसे देखकर कहा, हम मस्ती करते थे तो स्कूल से निकाले नहीं जाते थे और माँ पापा कितना मारते थे, याद है। एक यह बच्चा है, थोड़ा सा डांट लो तो असर नहीं होता और कुछ बोल दो तो दादा दादी की धमकी देता है, जैसे डरता हूँ इसके दादा दादी से मैं। कार्तिक ने अपनी साइड की विंडो नीचे किया और ऋत्विक को देखकर बोला, वो तो पता है आप कितना नहीं डरते मेरे दादा दादी से, अभी घर जाकर सब बताता हूँ उन्हें। उसकी बात सुन आहान, आदित्य, अवनी, ईशा और रितिका को हंसी आ जाती है। ऋत्विक ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्यों डरूंगा उनसे, वो मेरे माँ पापा है। कार्तिक ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं, वो सिर्फ मेरे दादू दादी है, आपके कुछ नहीं, उनसे दूर रहा कीजिए आप। और अब तो मेरी माँ से भी दूर रहना आप। आपने उनसे भी ऊंची आवाज में बात की ना। कार्तिक ने रितिका को देखकर कहा, माँ आप अंदर बैठिए, वरना आपके पति डांटते ही रहेंगे। सबको उसकी बात सुन हंसी आ रही थी। रितिका कार्तिक के पास बैठने को हुई तभी ऋत्विक बोला, मैं कोई तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूं जो तुम दोनों पीछे बैठोगे और मैं ड्राइव करूं। रितिका तुम आगे बैठो। वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कार्तिक कार से उतर गया और रितिका को देखकर बोला, आप बैठो। रितिका मुंह बनाते हुए ऋत्विक को देखती है, फिर कार में बैठ जाती है। वही कार्तिक भी एक नज़र आदि की गोद में बैठी रूही को देखता है, फिर अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। ऋत्विक का मुंह बन जाता है। अवनी ने ऋत्विक को देखकर कहा, भाई उदास मत होइए, अभी छोटा है, वो इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है, जब बड़ा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इतना बोल वो ईशा और रूही को लिए कार के पास चली जाती हैं। आदित्य ने ऋत्विक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई सेड नहीं होते, अपना ही बच्चा है। ऋत्विक ने मुंह बनाते हुए कहा, तुझे नहीं पता कैसा बच्चा है, 8 साल का होने वाला है। कब से सोच रहा हूँ दूसरा बेबी कर लूं, पर एक यह है अपनी माँ से चिपका रहता है, रात में भी उसे अपने कमरे में लेकर चले जाता है। मुझे तो समझ नहीं आता मैंने बेटा पैदा किया है या मुसीबत। माँ पापा भी इसी की सुनते हैं। उसका दुख सुनकर आहान और आदित्य हंसने लगते हैं। आहान ने हंसते हुए कहा, कोई ना, वैसे भी तेरे एक ही बेटे ने तेरा जीना हराम कर रखा है, और क्या चाहता है तू। चल अब चलते हैं, और उसे जितना डांटता है वो तुझे उतना परेशान करेगा, इसलिए मत किया कर। आहान और आदित्य भी वहां से अपनी कार के पास चले जाते हैं। ऋत्विक भी मुंह बनाते हुए कार में बैठ जाता है। उसने पीछे देखा जहां कार्तिक रितिका से चिपक कर बैठा था और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा रखा था। ऋत्विक फिर आगे देख कार स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ आदित्य कार ड्राइव कर रहा था और आहान उसके पास बैठा था। वही पीछे ईशा और अवनी दोनों ही रूही को डांट रही थी कि क्यों उसने कार्तिक से लड़ाई की।
आहान ने आदित्य को कार साइड में लगाने को कहा और फिर पीछे दोनों को शांत करवाते हुए कहा, चुप हो जाओ दोनों। हो गई गलती, बच्चे ही तो है दोनों। उसने फिर रूही को देखकर बोला, आओ बेटा तुम आगे मेरे पास आ जाओ। रूही जल्दी से अवनी और ईशा के बीच से निकल आगे आहान के पास आ जाती है। वही ईशा और अवनी का मुंह बन जाता है। आदित्य ने रूही की गाल खींचकर प्यार से कहा, बच्चे पर किसी से लड़ाई नहीं करते हा। वो बड़ा है ना तुमसे। रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली, ओके डैडी, पर अब रूही को भूखी लगी है। उसने लंच भी नहीं किया। उसकी बात सुन सभी को रियलाइज हुआ कि रूही और कार्तिक की लड़ाई ही इसी वजह से हुई थी। आहान ने कहा, ठीक चलो, यही पास एक रेस्टोरेंट है, वही चलते हैं। सभी वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में सभी रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। वैसे भी आज किसी ने लंच किया नहीं था। रूही अवनी के पास वाली चेयर पर बैठे नूडल्स खा रही थी। उसे देख आहान ने कहा, इसे भी आदि और अवनी की तरह ही नूडल्स पसंद है, मुझे तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ईशा ने कहा, हजीजू पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर इसके साथ रह के आदत हो गई है अब तो, क्योंकि यह हफ्ते में एक बार तो जिद करके यही बनवाती थी। उसकी बात सुन सभी हंस देते हैं। रूही भी सामने देखती है, तभी उसकी नज़र अपने से कुछ दूरी पर दूसरे टेबल पर बैठे रजत और रीवा पर चली जाती है। दोनों ही एक दूसरे को बड़े प्यार से आइसक्रीम खिला रहे थे। रूही ने उन्हें देखकर अपनी दूसरी तरफ बैठी ईशा का हाथ पकड़ उसे रीवा और रजत की तरफ दिखाते हुए कहा, मम्मा वो देखो, लजत मामू और लीवा माची। सबको नजरें भी उसी तरफ चली गई। अवनी और ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही आहान और आदि को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों को ही यह बात पता थी। उन दोनों को हैरानी में देख आदित्य ने कहा, उन्हें देखना बंद करो, वो दोनों डेट पर आए हैं। ईशा ने हैरानी से कहा, पर यह कब हुआ? आदित्य ने जवाब दिया, हमारी यूनिक शादी वाले दिन। उसकी बात सुन ईशा उसे घूर कर देखती है। अवनी, आहान और रूही हंसने लगते हैं। आदित्य की बात सुन आहान हंसते हुए बोला, क्यों भाई, ऐसे भी कौन से तरीके से तूने शादी कर ली जो मेरी साली साहिबा तुझे घूर रही है? अवनी बोली, हाँ इशू, 2 हफ्ते हो गए हमें यहाँ आए, पर किसी ने भी तुम दोनों की शादी के बारे में नहीं बताया। आखिर कैसे हुई तुम्हारी शादी? ईशा कुछ बोलती तभी आदित्य बोला, भाभी मैं तो अच्छे से रेडी होकर अपनी फैमिली के साथ आपके घर गया था ताकि आपकी बहन से शादी कर लूं, पर इसने मेरे मुंह पर मना कर दिया। अब बताइए इसके आगे मैं क्या ही कर सकता था, जो सही लगा कर लिया। अवनी हंसते हुए बोली, यह तो ठीक है, पर इशू तूने मना क्यों किया? उसने ईशा की तरफ देखकर कहा। ईशा अपना सिर झुका कर लेती है और बोली, बस ऐसे ही। अवनी समझ जाती है कि ईशा नहीं बताना चाहती, और उसे भी ईशा और राहुल के बारे में पता था, तो और क्या ही बोलती अब वो। आहान बोला, चलो कोई ना, आगे बताओ शादी कैसे हुई तुम दोनों की? ईशा आदित्य को घूरते हुए बोली, जीजू आपके भाई बहुत बुरे हैं। रास्ते से मुझे और रीवा को इन्होंने किडनैप किया। रजत भाई के साथ मिलकर और फिर रीवा को मारने की धमकी देकर उन्होंने मुझसे शादी की है। ईशा की बात सुन अवनी और आहान की हंसी और तेज हो गई। आहान आदित्य से बोला, आदि यह क्या तरीका हुआ? ऐसे कौन शादी करता है? आदित्य अपने नूडल्स खाते हुए बोला, भाई जब नहीं मान रही थी तो क्या करता आप ही बताओ। अगर प्यार से मान जाती तो बारात लेकर जाता, पर मैडम तो नखरे दिखा रही थी इसलिए उठा लिया। आहान ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी रूही अपनी चेयर से उठते हुए बोली, मैं लजत मामू के 5 जा रही हूँ। कोई रूही को रोकता उससे पहले ही रूही भागते हुए रजत और रीवा की टेबल पर पहुंच जाती हैं। सभी उसी तरफ देख रहे थे। रूही रजत के पास जाकर बोली, मामू। रजत और रीवा दोनों जो अपने में ही बिजी थे, उनका ध्यान रूही पर चले जाता है। रजत और रीवा हैरानी से उसे देख रहे थे। उन्हें अब पता चल चुका था कि पक्का यहाँ ईशा, आदित्य या आहान और अवनी भी होंगे। आदित्य और आहान तो सब जानते थे, पर ईशा या अवनी के सवालों का जवाब देना उनके लिए बड़ी बात थी।
रजत ने रूही को देखकर कहा, बच्चे आप यहाँ और कौन कौन है आपके साथ? रूही सामने टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो मामू मम्मा डैडी माँ पापा सब है। चलो आप भी, हम साथ में लंच करते हैं। उसने रजत का हाथ पकड़ लिया और उसे उठाने लगती हैं। रजत और रीवा भी अब उसी तरफ देख रहे थे जहां सब बैठे थे। रूही के बोलने पर रजत और रीवा भी उठकर उसी टेबल पर आ जाते हैं। दोनों ही अपना सिर झुकाकर बैठे थे, वही ईशा और अवनी उन्हें घूर कर देख रही थीं। ईशा ने दोनों को घूरते हुए कहा, आप दोनों हमें बता सकते थे। उसने फिर रीवा की तरफ देखकर कहा, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, हम दोनों तो हर बात को शेयर करते हैं ना, और तू खुद तो मुझसे हर एक बात पूछती रहती है और खुद के बारे में नहीं बताती। कब से चल रहा है बता मुझे। रीवा ने उसे देखा और बोली, तू गलत समझ रही है, मैं बताने वाली थी। ईशा ने कहा, कब शादी के बाद? कितने टाइम से आप दोनों रिलेशन में हो बता ही देते। और रीवा तुझसे अच्छे तो भाई हैं, भले मुझे कुछ नहीं बताया पर उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दिया और एक तू है, तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। रीवा उसकी बात सुनकर बोली, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे 10 साल से हमारा रिलेशन चल रहा हो। यार आज ही प्रपोज किया है रजत ने, अब पहले मैं तुझे कैसे बता सकती थी? मुझे क्या कोई सपना आया था कि यह मुझे प्रपोज करने वाले हैं और मैं तुझे फोन करके बता दूं? यार इशू रजत ना मुझे प्रपोज करने वाले हैं। ईशा उसे घूर कर देखने लगती हैं। वही बाकी सब उन दोनों को देख हंस देते हैं। ईशा रीवा को कुछ बोलने को हुई तभी अवनी बोली, अच्छा ठीक है, पता चल गया भाई ने तुम्हें आज ही प्रपोज किया है और यह तुम्हारी फर्स्ट डेट थी जो अब फैमिली लंच बन गई है। चलो इन सब बात को साइड करो, यह बताओ शादी कब करने वाले हो दोनों? अवनी की बात सुन रजत और रीवा दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रीवा रजत से बोली, यह बात तो आपने बताई ही नहीं, कब कर रहे हो आप मुझसे शादी? रजत मुंह बनाते हुए उसे देखता है और बोला, वो तो मुझे नहीं पता। उन दोनों की बात सुन चारों ने अपना हाथ सिर पर मार लिया, जिसके साथ एक चटाक की आवाज वहां गूंज गई। आसपास बैठे लोग उन्हें ही देखने लगे। आहान बोला, तुम दोनों को पता ही नहीं शादी कब करनी है? मतलब अभी करोगे या कुछ महीने या साल तक अपना रिलेशनशिप चलाओगे? एक दूसरे को डेट करोगे, उसके बाद शादी? इतना तो पता होगा ना? आहान की बात सुन रजत ने बोला, नहीं भाई इतना तो हमने नहीं सोचा, पर हाँ शादी तो जल्दी ही करेंगे। वैसे भी 4 महीने से एक दूसरे को देख रहे हैं, इतना तो एक दूसरे को जान ही लिया है। और वैसे भी मैं अब रीवा के साथ ही रहना चाहता हूँ, अकेले अब और नहीं रहना। रीवा तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर शादी जल्दी हो तो? रजत ने रीवा का हाथ पकड़कर यह लाइन कही थी, वही रीवा के होठों पर बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। ईशा ने दोनों को देखकर कहा, वाओ भाई आप रीवा को शादी के लिए कितने प्यार से पूछ रहे हैं। फिर उसने आदित्य को घूर कर देखा और बोली, एक आप थे डायरेक्ट किडनैप करके शादी कर ली मुझसे। अरे अगर नहीं मान रही थी तो थोड़ा मनाते, पर नहीं आपको तो कुछ ज्यादा ही जल्दी थी शादी की। आदित्य तो उसे हैरानी से देख रहा था। आहान को हंसी आ जाती है। आहान को देख अवनी बोली, आप क्या हंस रहे हैं? आप भी ऐसे ही है। आदि भैया ने तो फिर भी खुद से एक बार ईशा से शादी के लिए पूछा, पर आपने तो हमारी शादी फिक्स होने के बाद भी मुझसे एक बार बात नहीं की। यहाँ तक कि फर्स्ट नाइट पर भी आपने सिर्फ इतना ही कहा, सो जाओ थक गई होगी। शादी के पहले तो आपने कुछ कहा नहीं और शादी के बाद भी सिर्फ यही 5 शब्द कहे, यह नहीं कुछ बात कर ले, कुछ पूछ ही लेते, पर नहीं। अब तो आहान की आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि अवनी यहाँ उनकी प्राइवेट बातों को भी सबके सामने बोल रही थी। अब ईशा और अवनी दोनों ही आदित्य और आहान से नाराज थी। वही रजत, रीवा और रूही उन सबको देख मुस्करा रहे थे। रूही को कुछ पता तो नहीं था, पर अपनी माँ और मम्मा को अपने पापा और डैडी को डांटते देख उसे भी हंसी आ रही थी।